हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने पॉलिटिकल साइंस से असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट सेट के लिए क्लास स्टार्ट की है और इसमें मैंने एक क्लास कंप्लीट की है जिसमें लोक प्रशासन का सामान्य परिचय बताया था और लोक प्रशासन के अर्थ के बारे में बताया था और उसके दृष्टिकोण बताए थे, अर्थ संबंधी व्यापक और संक्षिप्त दृष्टिकोण। थोड़ा सा प्रशासन के बारे में मैंने बताया था पिछले वीडियो में और मैंने स्टार्ट कर दिया था लोक प्रशासन का एक विषय या अनुशासन के रूप में विकास। ये टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था पिछले वीडियो में और उसमें मैंने बताया था कि कुछ विचारकों ने इसके विकास के अलग अलग चरण बताए हैं। जैसे रॉबर्ट टी गोलम्बिस्की ने लोक प्रशासन के विकास के 4 चरण बताए हैं। निकोलस हेनरी एक विचारक हुए हैं लोक प्रशासन के, उन्होंने लोक प्रशासन के विषय के रूप में विकास के 5 चरण बताए हैं और वर्तमान में लोक प्रशासन के विकास के टोटल 6 चरण माने जाते हैं। यहां तक मैंने पिछले वीडियो में कराया था और आज मैं इसके आगे कराने वाला हूं। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि मैं जो है लोक प्रशासन से स्टार्ट कर रहा हूं ये क्लास। उसका रीजन भी बताया था कि क्योंकि इसका कंटेंट प्रॉपर नहीं मिलता है बच्चों को, सोर्स कम है, पढ़ाने वाले कम हैं, ज्यादातर जोर लोग जो कोर पॉलिटिकल साइंस उस पर देते हैं, ये वाला छूट जाता है। तो मेरा ये प्रयास है कि ये जो पोर्शन है जो ज्यादातर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को का वीक रहता है तो वो मैं इसको स्ट्रॉन्ग कराऊं और इसके बाद फिर मैं थिंकर और थ्योरीज वाला पार्ट लूंगा। तो इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया है और मैं आज जो है इसके जो 6 चरण है वो कराने वाला हूं। तो पहला चरण है, इसका समय 1887 से 1926 माना जाता है और इस चरण का नाम है राजनीति प्रशासन द्वैत भाव। इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, है ना। पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी इसको इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। इस चरण की इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो हम यहाँ पर जानेंगे। इस चरण की खास बात यह है कि लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में उद्भव इस चरण में ही होता है और ये उद्भव कहां पर होता है? ये उद्भव होता है अमेरिका में। 1887 जो है लोक प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है एक विषय के लिए, क्योंकि इस समय अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, जो पहले एक राष्ट्रपति प्रोफेसर थे, बाद में राष्ट्रपति बने, तो पूर्व जो राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, उनका एक निबंध आया था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पहले वुडरो विल्सन राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे, फिर गवर्नर बने अमेरिकी न्यू जर्सी प्रांत के और बाद में फिर ये राष्ट्रपति बन गए। तो इनका डिटेल अभी आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। यहां पर ये खास बात ये है कि इनका एक निबंध आया था 1887 में, उसका नाम आपको ध्यान रखना है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और ये एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है ना। वहां पर एक पत्रिका चलती थी जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली नाम की पत्रिका में जो है ये उनका जो निबंध है छपा था, पब्लिश हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ी घटना लोक प्रशासन के इतिहास में मानी जाती है ना। तो 1887 में अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, पहले प्रोफेसर थे राजनीति विज्ञान के, उनका एक निबंध जो है पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली नाम की पत्रिका में छपा था 1887 में। इस प्रकाशन के साथ ही लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में जन्म या उद्भव या ओरिजिन हो जाता है और इसीलिए जो है वुडरो विल्सन को इसका जनक कहा गया। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जनक जो है वुडरो विल्सन को कहा जाता है और उनका जो निबंध है उसके प्रकाशन को लोक प्रशासन की एक युग प्रवर्तक घटना कहा जाता है। वही बात इसमें लिखी हुई है कि इस निबंध के प्रकाशन के साथ ही
लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में जन्म हुआ। चूंकि ये निबंध वुडरो विल्सन का था, इसीलिए वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है तथा उनका निबंध जो है उसके प्रकाशन को लोक प्रशासन के इतिहास की प्रथम युग प्रवर्तक घटना मानी जाती है। विषय के रूप में इसकी युग प्रवर्तक घटना इस पब्लिकेशन या प्रकाशन को माना जाता है। तो यहां पर आकर के लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में जन्म या ओरिजिन हो जाता है। ये जो निबंध है, इस निबंध की विषय वस्तु कभी पूछ ली जाती है। इस निबंध की विषय वस्तु वही है जो इस चरण का नाम है, राजनीति प्रशासन द्वैत भाव, है ना, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, इसका जो है इसकी विषय वस्तु थी, इसकी थीम, इस निबंध की विषय वस्तु यानी इसकी थीम थी, होती क्या थी, राजनीति प्रशासन द्वैत भाव, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, अर्थात राजनीति और प्रशासन दोनों को अलग अलग मानना, है ना। वुडरो विल्सन पहले विचारक कहे जाते हैं लोक प्रशासन के, जिन्होंने राजनीति और प्रशासन दोनों को अलग अलग रखा, अलग अलग माना। इसके पीछे उन्होंने कुछ तर्क भी दिए, कुछ उनके कथन भी हैं, स्टेटमेंट भी हैं। जैसे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि प्रशासन व्यवसाय का क्षेत्र है या व्यापार का क्षेत्र है, वो राजनीति की जल्दबाजी तथा दिक्कतों में नहीं पड़ता है, उससे अलग रहता है। राजनीति प्रशासन जो है व्यवसाय का क्षेत्र है, वह राजनीति की हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में, दिक्कतों में नहीं पड़ता है, यानी अलग रहता है। इस तरह से उन्होंने दोनों को अलग अलग बताने का प्रयास किया। इसके बाद उन्होंने ये बताया कि संविधान की रचना करना आसान है लेकिन उसको चलाना कठिन। ये बहुत फेमस उनका स्टेटमेंट है। तो यहां से कुछ स्टेटमेंट भी पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में ध्यान रखना है। और जैसा मैंने पहले बताया कि ये सिलेबस, ये जो मैं टॉपिक करा रहा हूं, ये एपी में भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी है, नेट में भी है और सेट में भी, ठीक है। तो तीनों में जो है क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। उन्होंने बताया कि संविधान की रचना करना सरल है लेकिन उसको चलाना कठिन है। इसका मतलब यह हुआ कि संविधान का जो निर्माण है वो राजनीति द्वारा किया जाता है, वो काम सरल है ना। संविधान का निर्माण, संविधान की रचना कौन करता है, राजनीति करती है, तो राजनीति का काम सरल है। लेकिन उसको लागू कौन करता है, उसको चलाता कौन है, प्रशासन करता है, प्रशासन उसको लागू करवाता है। तो प्रशासन का काम जो है कठिन है, राजनीति का काम सरल है, ये बताने का प्रयास उन्होंने किया है। तो एक बार फिर से सुन लें। उन्होंने कहा है कि संविधान की रचना करना आसान है लेकिन उसको चलाना कठिन है। संविधान की रचना करना मतलब राजनीति का काम, उसको चलाना मतलब प्रशासन का काम। तो राजनीति का काम ज्यादा आसान है, प्रशासन का काम ज्यादा कठिन है। इस तरह से उन्होंने बताने का प्रयास किया। राजनीति जो है नीति का निर्माण करती है, ये भी उन्होंने बताया है। राजनीति नीति का निर्माण करती है और प्रशासन जो है उसको लागू करवाता है, उसको क्रियान्वित करने का काम करता है। तो इस तरह से दोनों अलग है, दोनों का काम अलग है, ऐसा इनका वुडरो विल्सन का कहना है। तो वुडरो विल्सन ने जो विचार दिया, वुडरो विल्सन का जो विचार है उसको विल्सन डाइकोटोमी कहा जाता है। क्योंकि वुडरो विल्सन ने ही सबसे पहले राजनीति प्रशासन के अलगाव की बात कही, द्वैत भाव की बात कही, दोनों को अलग अलग बताया। तो इसका ये जो विचार उनका है, उन्हीं के नाम पर इसका नाम हो गया विल्सन डाइकोटोमी। डाइकोटोमी यानी द्वैत भाव को इंग्लिश में डाइकोटोमी कहा जाता है। और क्योंकि वुडरो विल्सन ने ये विचार दिया, इसलिए उनके नाम से इसका नाम हो गया विल्सन डाइकोटोमी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि विल्सन डाइकोटोमी क्या है ना। विल्सन डाइकोटोमी क्या है, तो विल्सन डाइकोटोमी में जो है ये बताया गया है कि राजनीति और प्रशासन दोनों अलग अलग है। तो ये उनके नाम से विचार का नाम ही हो गया, विल्सन डाइकोटोमी विचार, ठीक है। इसके समर्थक विचारक कौन है, तो फ्रैंक जे गुडनाउ और एल.डी. हाइट, जो इसी चरण के विचारक हैं, जिनके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मतलब राजनीति प्रशासन दोनों को अलग अलग सबसे पहले किसने बताया, वुडरो विल्सन ने बताया। फिर इसको आगे बढ़ाने का काम किसने किया,
फेंग गुडनाव और एल डी व्हाइट ने इस मत को आगे बढ़ाने का काम किया, इसलिए इनको जो है इस मत के समर्थक कहते हैं, जो मत है विल्सन डाइकोटोमी। तो यहां तक बात हो गई। इसके बाद आगे इस लोक प्रशासन के जनक के रूप में वुडरो विल्सन को जाना जाता है। तो इनके बारे में थोड़ा सा मैंने अलग से यहाँ पर कुछ फैक्ट बताए हुए हैं। वुडरो विल्सन लोक प्रशासन के जनक है, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन को जन्म देने वाले हैं, यानी लोक प्रशासन के पिता हैं, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कहा जाता है। और लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान से आया है, इसलिए जननी है ना, मदर ऑफ लोक प्रशासन की जननी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान को माना जाता है, और फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है वुडरो विल्सन, है ना। तो लोक प्रशासन की जननी राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन के जनक वुडरो विल्सन, ऐसे आप उसको समझ सकते हैं ना। तो वुडरो विल्सन लोक प्रशासन के जनक यूएसए के रहने वाले थे। पहले जो है ये राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर रहे, है ना। स्टार्टिंग में जो है राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर रहे, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे, राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष भी रहे हैं। 1902 से लेकर के 1910 तक जो है राजनीति विज्ञान के ये विभागाध्यक्ष रहे, विभागाध्यक्ष। और यूनिवर्सिटी का नाम आपको ध्यान रखना, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, यूएसए की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है, उसमें जो है ये राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष रहे। समय है 1902 से 1910, ठीक है। इसके बाद फिर जो है ये अमेरिका का एक प्रांत है न्यू जर्सी प्रांत, उसमें जो है ये गवर्नर रहे, जिसको हम राज्यपाल हिंदी में बोलते हैं, वहां पर गवर्नर इंग्लिश में ही बोलते हैं वहां पर, हिंदी तो वहां चलती नहीं है ना। तो न्यू जर्सी प्रांत के गवर्नर जो है वो इसके बाद रहे हैं। उसका समय है 1911 से 1913 तक जो है वो न्यू जर्सी प्रांत के गवर्नर के पद पर उन्होंने काम किया। इसके बाद फिर वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, है ना। राष्ट्रपति कब से कब तक रहे, तो 1913 से लेकर 1921 तक जो है वो यूएसए के राष्ट्रपति भी रहे हैं। ये 28वें राष्ट्रपति। तो ये भी क्वेश्चन कभी आ सकता है कि वुडरो विल्सन अमेरिका के कौन से क्रम के राष्ट्रपति रहे, तो 28वें क्रम के रहे। कब से कब तक राष्ट्रपति रहे, तो 1913 से 1921 तक रहे। इसके पहले न्यू जर्सी प्रांत के गवर्नर रहे। ये सारे फैक्ट जो है आपको पूछे जा सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ उसके बाद शांति की स्थापना के लिए उन्होंने एक संगठन स्थापित करने की पहल की थी, यानी जो लीग ऑफ नेशंस जो संगठन बना, जो आज नहीं है अस्तित्व में, तो उसको स्थापित कराने में सबसे बड़ी अगर भूमिका किसी की रही है वो वुडरो विल्सन की रही है। और उन्होंने जो है उसी समय 14 फॉर्मूले दिए। इन दोनों ही प्रयासों के कारण, यानी शांति की स्थापना के लिए उन्होंने जो प्रयास किए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, एक तो उन्होंने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना के लिए विशेष प्रयास किए, और दूसरा 14 फॉर्मूले दिए शांति की स्थापना को लेकर के। तो इन दोनों प्रयासों से ही जो है वुडरो विल्सन को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1919 का जो सम्मान था वो उनको 1920 में दिया गया ना। तो वही बात इसमें लिखी हुई है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना हेतु राष्ट्र संघ, उसको लीग ऑफ नेशंस कहा जाता है इंग्लिश में, तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, तथा उनके 14 सूत्रीय शांति कार्यक्रम के कारण 1919 का शांति का नोबेल पुरस्कार उनको जो है 1920 में प्रदान किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वुडरो विल्सन के संबंध में है। इसके अलावा इन्होंने लोक प्रशासन का कानूनी दृष्टिकोण दिया है, इसका समर्थन किया है कानूनी दृष्टिकोण का, क्योंकि उनकी एक बहुत फेमस परिभाषा है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि बहुत सारी विचारकों की परिभाषाएं हैं और हमें वो याद भी करना होती हैं, लेकिन यहाँ पर सभी परिभाषाओं को हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि समय कम रहता है, तो नोट्स के जरिए आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी। तो एक उनकी परिभाषा है कि विधि अथवा कानून के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वयन का नाम लोक प्रशासन है। इस तरह से उन्होंने लोक प्रशासन की परिभाषा दी है कानून के संदर्भ में। और उन्होंने जो है तुलनात्मक लोक प्रशासन के संबंध में सबसे पहले विचार व्यक्त किया है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के संबंध में सर्वप्रथम विचार उन्होंने जो है व्यक्त किया है, इसलिए उनको तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक भी मोहित भट्टाचार्य कहते हैं।
मोहित भट्टाचार्य एक विचारक, उनकी पुस्तक भी आती है, बहुत फेमस पुस्तक है मोहित भट्टाचार्य की, तुलनात्मक लोक प्रशासन की। तो उन्होंने जो है, मोहित भट्टाचार्य ने वुडरो विल्सन को तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक भी बताया। ड्वाइट वॉल्डो ये कहते हैं एक विधा के रूप में लोक प्रशासन के जनक वुडरो विल्सन है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक विधा के रूप में लोक प्रशासन के जनक के बारे में किसने बताया है या जनक किसने कहा है। तो ड्वाइट वॉल्डो कहते हैं कि वुडरो विल्सन एक विधा के रूप में लोक प्रशासन के जनक हैं। इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोहित भट्टाचार्य कहते हैं वुडरो विल्सन तुलनात्मक लोक प्रशासन के जनक है, क्योंकि तुलनात्मक लोक प्रशासन के बारे में प्रारंभिक जो विचार हैं उन्होंने व्यक्त किए हैं लोक प्रशासन के क्षेत्र में। इसके अलावा ड्वाइट वॉल्डो कहते हैं कि वुडरो विल्सन एक विधा के रूप में लोक प्रशासन के जनक हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें वुडरो विल्सन से संबंधित मैंने बताई हुई हैं, है ना। तो ये विचारक हो गए। इसके बाद अगले विचारक इस चरण के आते हैं, वो है फ्रैंक जे गुडनाव, है ना। हम यहाँ पर प्रथम चरण की बात कर रहे हैं। ये प्रथम चरण का टॉपिक चल रहा है विकास का। तो इसमें जो है 3 विचारक खास तौर से मिलते हैं पढ़ने को। एक तो वुडरो विल्सन, दूसरा फ्रैंक जे गुडनाव और तीसरे हैं एल.डी. व्हाइट, जो हम आगे पढ़ेंगे। फ्रैंक जे गुडनाव को अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक माना गया है ना। लोक प्रशासन का जनक अगर कहें तो वुडरो विल्सन है, लेकिन अमेरिकी लोक प्रशासन के जनक के रूप में फ्रैंक जे गुडनाव को जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अमेरिका में लोक प्रशासन के लिए बहुत काम किया है ना। इसलिए इनको अमेरिकी लोक प्रशासन के जनक कहा जाता है। इनकी बहुत फेमस पुस्तक है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 1900 की पुस्तक है। देखिए जितने 6 चरण जो हम आगे पढ़ेंगे, इन 6 चरणों में विचारक और उनकी जो बुक्स हैं वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी एग्जाम, चाहे वो नेट हो, सेट हो, एपी की एग्जाम, तो वो आपको ध्यान रखना। एक चीज और इनसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो हम चरण पढ़ रहे हैं, ये चरण क्या है, लोक प्रशासन का बेस है। 6 चरण हम जो पढ़ रहे हैं, ये क्या है, लोक प्रशासन का बेस है। इनको अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो लोक प्रशासन को समझने में आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होने वाली है। एक तरीके से ये क्या है, लोक प्रशासन का ट्रेलर है ना। जो हम चरण पढ़ रहे हैं ये क्या है, लोक प्रशासन के ट्रेलर के रूप में है। और फिर हम इसकी पिक्चर पूरी देखेंगे। अभी ट्रेलर पढ़ रहे हैं, तो ट्रेलर जो है अगर अच्छे से समझ में आ जाता है तो पिक्चर को समझना ज्यादा इजी हो जाता है, इसलिए इसको सही ढंग से अच्छे ढंग से समझना है, ठीक है। तो पुस्तक इनकी है फ्रैंक जे गुडनाव की, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसका समय है 1900। इस पुस्तक में उन्होंने वही बात कही है, उसी का समर्थन किया है जिस बात को वुडरो विल्सन ने कहा है, यानी राजनीति और प्रशासन दोनों अलग अलग है। ये बात गुडनाव ने कही इस पुस्तक के माध्यम से, क्योंकि उस पुस्तक का नाम ही उसमें क्लियर हो रहा है, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन है ये, एन इसमें हटा हुआ है। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी राजनीति और प्रशासन, इसका नाम ही है। यानी दोनों को, राजनीति और प्रशासन दोनों को अलग अलग इन्होंने बताया है। यानी वुडरो विल्सन के मत का समर्थन किया है इस पुस्तक में। वुडरो विल्सन की राजनीति प्रशासन द्वैत भाव के मत का उन्होंने समर्थन किया। इनका कहना है कि राजनीति राज्य इच्छा को प्रतिपादित करती है, प्रशासन उसके क्रियान्वयन से संबंधित है। इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने इसके समर्थन में दिया, इस मत के समर्थन में दिया, जो मत है राजनीति प्रशासन द्वैत भाव। वो कहते हैं कि राजनीति राज्य इच्छा को प्रतिपादित करती है, प्रशासन उसके क्रियान्वयन से संबंधित है। मैंने यहां पर ये मेंशन नहीं किया है, वैसे ही बता रहा हूं मौखिक, ताकि आप उसको ध्यान दें, क्योंकि सब चीजें हम पीपीटी में मेंशन नहीं कर सकते, कुछ चीजें हमें वैसे बतानी होती है ना। तो ये हो गया फ्रैंक जे गुडनाव के बारे में बात। इसके बाद हाँ, इनका कथन भी लिखा है, देखो, राजनीति राज्य इच्छा को प्रतिपादित करती है, प्रशासन उसके क्रियान्वयन संबंधित, जो मैंने अभी बताया वही इनका कथन है। तो इस तरह के कथन भी आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं एल.डी. व्हाइट। एल.डी. व्हाइट तीसरे विचारक हैं इस चरण के, और इनकी जो पुस्तक है बहुत फेमस पुस्तक है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस चरण की आखिरी पुस्तक है। इस चरण का पहला प्रकाशन है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो वुडरो विल्सन का निबंध है। इस चरण की आखिरी पुस्तक, आखिरी प्रकाशन है
वुडो विल्सन की एल डी व्हाइट की पुस्तक जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। ये पुस्तक फेमस क्यों है? क्योंकि इस पुस्तक का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इसने जो है लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से एक पृथक विषय के रूप में प्रतिष्ठित किया, इसलिए जो है ये फेमस बुक मानी जाती है। इसका समय आपको ध्यान रखना है 1926। देखिए, आपको पुस्तक का नाम याद रखना है, विचारक, पुस्तक का नाम, उसका ईयर और उसकी विषय वस्तु भी आपको ध्यान रखना है। कुछ कुछ पुस्तकों की, सारी की नहीं, है ना। कुछ कुछ पुस्तकों की केवल राइटर का नाम ही याद रखना है। कुछ ज्यादा फेमस पुस्तकें हैं तो उनकी विषय वस्तु भी पूछ लेते हैं, उनका ईयर भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कितनी फेमस पुस्तक है वो। तो इस पुस्तक में उन्होंने राजनीति प्रशासन द्वैत भाव पर बल दिया, जो वुडो विल्सन का विचार है ना। तो इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1926 की पुस्तक है। इस पुस्तक का सबसे बड़ा योगदान मैंने अभी बताया है कि इस पुस्तक ने लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से एक पृथक विषय के रूप में प्रतिष्ठित करने में हेल्प की है, मदद की है ना। इसीलिए इस पुस्तक को लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक कहा गया है। पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक, जिसको हम पढ़ पाए। प्रथम पाठ्य पुस्तक इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रथम पुस्तक और प्रथम पाठ्य पुस्तक, इसमें अंतर समझना है आप लोगों को, है ना। प्रथम पाठ्य पुस्तक क्यों कहा गया? क्योंकि इससे, देखिए, इस पुस्तक को राजनीति विज्ञान से लोक प्रशासन को पृथक विषय के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय जाता है। इससे लोक प्रशासन को एकेडमिक वैधता प्राप्त हो गई, यानी लोक प्रशासन को एकेडमिक दर्जा मिल गया इस पुस्तक की वजह से, और इसीलिए इस पुस्तक को लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। प्रथम पाठ्य पुस्तक इसको कहा जाता है फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रथम पुस्तक हमने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा लोक प्रशासन के विकास के बारे में बताया था। तो उसमें मैंने बताया था कि लोक प्रशासन की पहली पुस्तक प्रिंसिपल्स डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक क्यू फ्रेंच भाषा में आई थी। इसको पाठ्य पुस्तक नहीं बोलते, इसको प्रथम पुस्तक बोलते हैं। चार्ल्स जीन बोनेन, प्रिंसिपल्स डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक क्यू, ये चार्ल्स जीन बोनेन की पुस्तक है। 1812 में आई थी और ये लोक प्रशासन की प्रथम पुस्तक मानी जाती है, फ्रेंच भाषा में आई। और ये जो पुस्तक है इंग्लिश में है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लिश में है, और इसको प्रथम पाठ्य पुस्तक का दर्जा मिला हुआ है, यानी इसको पढ़ सके हम। क्यों मिला है? क्योंकि इसके द्वारा ही लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से पृथक अनुशासन के रूप में इसको दर्जा मिला, और इसको एकेडमिक दर्जा भी मिल गया। एकेडमिक दर्जा का मतलब है कि विश्वविद्यालयों में इसको पढ़ाया जाने लगा। पहले अलग तो हो गया था, लेकिन लोक प्रशासन को विश्वविद्यालय में पढ़ाया नहीं जाने लगा था। तो इस पुस्तक ने लोक प्रशासन को एकेडमिक दर्जा प्रदान किया, और इसके माध्यम से जो है अमेरिकी विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन को पढ़ाया जाना स्टार्ट कर दिया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद फिर इसकी विशेषताएं मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन के जन्म इस चरण में हो जाता है, हमने पढ़ा ही है ना। इस चरण में लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में जन्म हुआ। दूसरा, राजनीति विज्ञान से पृथक विषय के रूप में इसको प्रतिष्ठित किया गया, स्थापित किया गया। तीसरा, इसमें राजनीति प्रशासन द्वैत भाव पर बल दिया गया। ये तीन खास विशेषताएं इस चरण की मानी जाती हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम चरण की कौन सी विशेषता नहीं है या है। मेन विशेषता तो यही है, राजनीति प्रशासन द्वैत भाव पर बल, जो हमने वहां पर लिखा हुआ है, हेडिंग में लिखा हुआ है। तो हेडिंग में लिखा है मतलब वो मेन विशेषता है। इसके अलावा दो और विशेषताएं हैं। एक, अध्ययन के विषय के रूप में या लोक प्रशासन के विषय के रूप में इसका जन्म हो जाता है इस चरण में, और उसको
एक एकेडमिक दर्जा मिल जाता है और राजनीति विज्ञान से उसको पृथक विषय के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया जाता है ना। इसमें अकादमिक दर्जा भी हम लिख सकते हैं, अकादमिक दर्जा है ना, अकादमिक दर्जा भी इसमें इसको मिला हुआ है। तो ये भी एक पॉइंट हम अलग से डाल सकते हैं, चौथा पॉइंट कि अकादमिक दर्जा प्राप्त हुआ, ये हो गया। तो इस तरीके से ये है पहला चरण जिसके बारे में हमने बात की है। और इसके बाद आता है दूसरा चरण, लोक प्रशासन के विषय के रूप में विकास संबंधी दूसरा चरण। इसका समय आपको ध्यान रखना है, 1927 से 1937 तक ये समय रहा है। इस चरण का खास पॉइंट है, यानी खास जो इसकी विशेषता है वो है प्रशासनिक सिद्धांतों पर बल। इसमें सबसे ज्यादा प्रशासनिक सिद्धांतों के निर्माण पर बल दिया गया। मतलब इसमें सिद्धांतों की बात कही गई, प्रशासन संबंधी सिद्धांतों की बात इसमें मुख्य रूप से की गई है। इस चरण की जो स्टार्टिंग मानी जाती है वो विलोबी की पुस्तक से मानी जाती है। विलोबी की पुस्तक जो है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1927 में ये पुस्तक आई थी और इस चरण की पहली पुस्तक है ये। और इस पुस्तक के प्रकाशन के साथ ही इस चरण की स्टार्टिंग मानी गई है ना। तो इस चरण की शुरुआत 1927 में W.F. विलोबी की पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के प्रकाशन के साथ होती है। और इस पुस्तक का जो समय है 1927, मैंने अभी बताया है कि पुस्तक के राइटर और उसका सन आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस पुस्तक में उन्होंने सिद्धांतों की बात, उन्होंने कहा कि जिस तरह से विज्ञान में सिद्धांत होते हैं वैसे लोक प्रशासन में भी सिद्धांत होते हैं, है ना। तो ये बात जो है जो उन्होंने कही है, इस बात को अन्य जो विचारक थे उन्होंने सुना, उन्होंने ध्यान दिया और उन्होंने भी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ठीक है। इस पुस्तक में विलोबी ने कहा कि प्रशासन में कुछ सिद्धांत होते हैं जो समानतः उसी प्रकार लागू होते हैं जिस प्रकार किसी भी विज्ञान में होते हैं, यानी विज्ञान की तरह लोक प्रशासन में भी सिद्धांत पाए जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और यह भी कहा कि इन सिद्धांतों का अगर उपयोग किया गया तो लोक प्रशासन में यानी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें दक्षता तथा मितव्ययता लाई जा सकती है। ये एक महत्वपूर्ण उनका विचार है। एक तो उन्होंने कहा है कि विज्ञान की तरह लोक प्रशासन में भी सिद्धांत पाए जाते हैं या होते हैं। अगर इन सिद्धांतों का सही ढंग से प्रयोग किया गया तो लोक प्रशासन में मितव्ययता आ सकती है और कार्यकुशलता आ सकती है। मितव्ययता यानी इकोनॉमी, कार्यकुशलता यानी स्किलनेस, यानी सिद्धांतों के प्रयोग से काम करने में खर्च कम होगा और स्किल डेवलप होगी, है ना। तो इस तरीके से ये बात उन्होंने कही है सिद्धांतों के पक्ष में। तो जो बात उन्होंने कही विलोबी ने, उनके समर्थन में जो है अलग अलग विचारकों द्वारा अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। बहुत सारे सिद्धांत अलग अलग विचारकों ने दिए उनके मत के समर्थन में। इसलिए जो है इस चरण को सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहा गया है ना, क्योंकि बहुत सारे सिद्धांत इस चरण में आए, प्रतिपादित किए गए, इसलिए इस चरण को क्या नाम दिया गया, सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए यहां पर मैंने एक टेबल के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि कौन से विचारकों ने कितने कितने सिद्धांत दिए, उनकी पुस्तकें, उनका ईयर, ये सारी चीजें टेबल के माध्यम से मैंने बताई हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखिए सबसे पहले आते हैं हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल फ्रांस के रहने वाले थे। कभी कभी जो विचारक के देश का नाम भी पूछ लेते हैं। हेनरी फ्योल फ्रांसीसी विचारक थे। इनको भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है, धातु कर्म में इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। हेनरी फ्योल को अभी हमने पढ़ा, वुडरो विल्सन को नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन हेनरी फ्योल को भी मिला है और हर्बर्ट साइमन को भी नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये दो तीन विचारक हैं जो लोक प्रशासन में हम पढ़ते हैं, उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो फ्रांस के विचारक थे हेनरी फ्योल। इनकी बहुत फेमस पुस्तक है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट।
जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये 1916 में फ्रेंच भाषा में आई है ना। पहले आई है फ्रेंच भाषा में और बाद में जो है इसका अंग्रेजी अनुवाद हो गया है ना। फ्रेंच में आई थी स्टार्टिंग में, 1916 में जब आई तो फ्रेंच भाषा में आई, ठीक है। और 1929 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। इस पुस्तक में हेनरी फ्योल ने कुल 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। अभी हम आगे इन सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे अनुशासन के बारे में उन्होंने बताया है, उन्होंने आदेश की एकता बताई है ना, यूनिटी ऑफ कमांड, निर्देश की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बारे में बताया है ना, समता है, क्रम है ना, राइट मैन ऑन द राइट प्लेस के बारे में उन्होंने कहा है, पद सोपान के सिद्धांत दिया है, केंद्रीकरण के बारे में बताया है। तो इस तरह से कुल 14 सिद्धांत उन्होंने दिए हैं जिनका उल्लेख अभी आगे हम करेंगे। प्रिंसिपल्स है ना, ये सिद्धांत मतलब इनको इंग्लिश में लिखते हैं प्रिंसिपल्स है ना, यहाँ पर प्रिंसिपल्स। अभी हम आगे पढ़ेंगे विचारधाराएं, उनको थ्योरीज बोला जाता है। हिंदी में जो है दोनों को सिद्धांत लिख देते हैं है ना, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। तो थ्योरीज को भी हिंदी में सिद्धांत लिख देते हैं और प्रिंसिपल्स को भी सिद्धांत लिख देते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग है ना। थ्योरी मतलब ब्रॉड है, जिसको हम विचारधारा बोलते हैं, और उसके अंदर फिर आते हैं प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत। तो ये 14 सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। इंग्लिश वालों को मैं बता रहा हूं, प्रिंसिपल्स 14 सिद्धांत दिए हैं। फिर मोनेरेले आते हैं, ये भी यूएसए के रहने वाले थे, ये उद्योगपति थे, लेकिन लोक प्रशासन के संबंध में भी उन्होंने विचार दिए हैं। मोनेरेले दोनों जो है ये यूएसए के रहने वाले थे। ऑनवर्ड इंडस्ट्री, ये ओ है एक्चुअली, ओ है ना, ऑनवर्ड इंडस्ट्री 1931 की पुस्तक है, ईयर है इसका। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये 1939 की पुस्तक है ना। दोनों पुस्तकें मोने तथा रेले ने लिखी। ऑनवर्ड इंडस्ट्री, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने मिलकर के कुल 4 सिद्धांत दिए। इसके बाद मेरी पार्कर फॉलेट, ये भी अमेरिका की विचारक थी, और ये लोक प्रशासन की एकमात्र महिला विचारक है। इनका कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, ये नेट में इनका एक टॉपिक दिया हुआ है, नेट सेट का जो सिलेबस है उसमें मेरी पार्कर फॉलेट का कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी करके दिया हुआ है टॉपिक, तो उसको वहां पर हम पढ़ेंगे। लोक प्रशासन की ये एकमात्र महिला विचारक कही जाती है मेरी पार्कर फॉलेट। इनकी बहुत फेमस पुस्तक है क्रिएटिव एक्सपीरियंस, 1924 की पुस्तक है क्रिएटिव एक्सपीरियंस, रचनात्मक अनुभव इसको हिंदी में कहेंगे। इन्होंने भी 4 सिद्धांत प्रशासन संबंधी दिए। लूथर गुलिक तथा उर्विक, ये दोनों साथ में रहे ज्यादातर। लूथर गुलिक और उर्विक दोनों अलग अलग कंट्री के थे, लेकिन दोनों साथ में रहे। लूथर गुलिक जापान के रहने वाले थे और एल उर्विक, लिंडल उर्विक, ये जो है ब्रिटेन के रहने वाले थे, बट ये सेना में थे, ठीक है। और इन दोनों ने मिलकर के एक बहुत फेमस पुस्तक लिखी है, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 की बहुत फेमस पुस्तक है। इसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें जो है लूथर गुलिक ने 10 सिद्धांत दिए हैं और उर्विक ने, एल उर्विक पूरा नाम है, इन्होंने जो है 8 सिद्धांत दिए। और बाद में उर्विक ने क्या किया कि सबके सिद्धांतों को मिला करके टोटल 29 सिद्धांत भी दिए हैं, है ना। बाद में जो है इन्होंने 29 सिद्धांत दिए, 29, जो मिक्स करके उन्होंने दिए, अलग अलग विचारकों की मिक्स करके उन्होंने सिद्धांत दिए हैं। तो ऐसे ये है अलग अलग विचारक इस चरण के, उनके प्रकाशन यानी उनकी पुस्तकें, और उन्होंने कितने सिद्धांत दिए, यानी यहाँ केवल मैंने संख्या लिखी है ना, सिद्धांतों की संख्या यहाँ पर मैंने बताई हुई है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। लूथर गुलिक तथा उर्विक की जो पुस्तक है उसका उनका जो प्रकाशन है, इसको जो है पराकाष्ठा माना जाता है, इस चरण की पराकाष्ठा। तो वही बात लिखी हुई है कि लोक प्रशासन के उद्भव का ये चरण लूथर गुलिक तथा एल उर्विक के पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा। मतलब इस पुस्तक ने इस चरण को पराकाष्ठा पर पहुंचाया, लोक प्रशासन को पराकाष्ठा पहुंचाया, लोक प्रशासन का विकास बहुत ज्यादा हो गया
इस पुस्तक के कारण से। तो ये बहुत फेमस पुस्तक मानी जाती है, इसलिए 1937 में आई है और इस पुस्तक ने जो है लोक प्रशासन को पराकाष्ठा पहुंचाया। यानी लोक प्रशासन का विकास बहुत ज्यादा जो हुआ है उसमें इस पुस्तक का योगदान माना जाता है। लोक प्रशासन के उद्भव में जिस पुस्तक का योगदान है वो है एल.डी. व्हाइट की पुस्तक और वुडरो विल्सन का निबंध। वुडरो विल्सन का निबंध और एल.डी. व्हाइट की पुस्तक, इन्होंने लोक प्रशासन को जन्म देने में योगदान दिया है। वुडरो विल्सन का निबंध द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एल.डी. व्हाइट का जो पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों पुस्तकों ने लोक प्रशासन को जन्म देने में योगदान दिया, यानी ओरिजिन हुआ इनकी वजह से। और इस पुस्तक ने पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की जो पुस्तक है दोनों की, इसने जो है लोक प्रशासन को आगे विकसित किया, इसका विस्तार किया, उसको बोलते हैं पराकाष्ठा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद फिर इसमें मैंने बताया कि इस चरण में कौन कौन सी अवधारणाएं विकसित की गई, अवधारणाएं, विचारधाराएं तथा विचारधाराएं, थ्योरीज। अवधारणाएं कॉन्सेप्ट बोलते हैं, विचार धारणाएं, विचारधाराएं। अवधारणाओं को कॉन्सेप्ट्स और विचारधाराओं को थ्योरीज बोलते हैं। ठीक है, तो अवधारणाएं या विचारधाराएं, विचारधाराएं। तो पोस्टकॉर्प का विचार दिया है लूथर गुलिक द्वारा। लूथर गुलिक, अभी जिसका नाम हम ले रहे थे, उन्होंने पोस्टकॉर्प को विचार दिया। पोस्टकॉर्प एक्चुअली क्या है, प्रबंध की जो 7 तकनीकें हैं उन 7 तकनीकों का पहला अक्षर लेकर के उन्होंने पोस्टकॉर्प शब्द गढ़ा है। जैसे पी है तो प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सीओ से कोऑर्डिनेटिंग, आर से रिपोर्टिंग, बी से बजटिंग। ये जो है पोस्टकॉर्प का विचार लूथर गुलिक ने प्रबंध संबंधी तकनीकों, 7 तकनीकों के पहले अक्षर को मिला करके दिया है। यानी पोस्टकॉर्प में क्या है, अगर कहें तो प्रबंध की तकनीकें बताई गई हैं ना। पोस्टकॉर्प में मुख्य रूप से क्या है, प्रबंध की तकनीकें बताई गई हैं। प्रबंध वाला जो टॉपिक है उसमें हम पोस्टकॉर्प को पढ़ते हैं। ऐसे ही हेनरी फ्योल ने पीओ ट्रिपल सी दिया हुआ है ना। हेनरी फ्योल ने क्या दिया है, पीओ सी सी सी, ये हेनरी फ्योल का है। इसमें प्रबंध के 5 कार्य बताए गए हैं। हेनरी फ्योल, पीओ ट्रिपल सी, इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, कमांड, ये है सी। 3 सी मतलब देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन तो हो ही गए पीओ, इसमें 3 सी है। तो 1 सी मतलब कंट्रोल, 1 सी मतलब कोऑर्डिनेशन और 1 सी का मतलब कमांड। ठीक है, ये 3 सी है इसमें। और इसमें 1 सी और ओ है, सीओ, तो इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन तो दोनों में कॉमन है। कंट्रोल और कमांड जो है ये है पीओ ट्रिपल सी में, हेनरी फ्योल। कंट्रोल कमांड जो है पोस्टकॉर्प में नहीं है, इसलिए इसकी आलोचना भी की जाती है। पोस्टकॉर्प का विचार जो है जब हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं तो उसकी आलोचना भी आती है। शास्त्रीय विचारधारा, क्लासिकल थ्योरी, हेनरी फ्योल, इसमें जो समर्थक विचारक है, संबंधित विचारक उसमें हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक, एल उर्बिक, मुनी रेले, ये जो है इसके समर्थक विचारक कहे जाते हैं। शास्त्रीय विचारधारा में विभिन्न प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, विभिन्न सिद्धांतों का समूह है शास्त्रीय विचारधारा, है ना। इसका आगे हम डिटेल करेंगे। वैज्ञानिक प्रबंध, साइंटिफिक मैनेजमेंट, एफ.डब्ल्यू. टेलर, ये आपके सिलेबस में दिया गया है, ये अलग से मेंशन किया गया है। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध दिया है। नौकरशाही विचारधारा, ये भी सिलेबस में दिया गया है। इसके जो विचारक है, मुख्य विचारक मैक्स वेबर है, और भी विचारक है इसके, है ना। नौकरशाही विचारधारा के प्रतिपादक नहीं है मैक्स वेबर, उन्होंने विचार दिया है। वैज्ञानिक प्रबंध के प्रतिपादक हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर, इसके प्रोपाउंडर हैं। ठीक है, लेकिन नौकरशाही विचारधारा से जुड़े हुए बहुत सारे विद्वान हैं जिनके हम बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैक्स वेबर का नाम इसमें खासतौर से माना जाता है। इन्होंने जो है मॉडल दिया, उसको वेबेरियन मॉडल बोलते हैं, है ना। बाकी हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। और यही चीज ऐसी है जो समझने की है, और इसी में बच्चों को ज्यादातर प्रॉब्लम आती है। यहां से क्वेश्चंस अगर टफ आ जाए तो बच्चे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और आपके सिलेबस में ये क्लियर मेंशन किए गए हैं ये थ्योरीज। ठीक है, इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे।
तो यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद आगे इसकी विशेषताएं यहां पर मैंने बताई हुई हैं, इस चरण की विशेषताएं। इसमें सबसे मेन विशेषता तो वही है कि सिद्धांतों पर जोर दिया गया, इसलिए सिद्धांतों का स्वर्ण युग उसको कहा जाता है ना। तो पहली विशेषता है प्रशासन के सिद्धांतों के निर्माण पर इसमें बल दिया गया है। सिद्धांतों की उपस्थिति चूंकि मानी गई है, इसलिए जो है ऐसा कहा गया कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है। लोक प्रशासन को विज्ञान मान लिया गया सिद्धांतों की वजह से, बाद में हालांकि इसको नकारा गया। लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए यांत्रिक दृष्टिकोण को इसमें अपनाया गया है। यांत्रिक दृष्टिकोण, मैकेनिस्टिक अप्रोच इंग्लिश में कहते हैं। यांत्रिक दृष्टिकोण यानी मैकेनिस्टिक अप्रोच, यानी संगठन को एक मशीन मानना और व्यक्ति को उस मशीन का एक पुर्जा मानना, इसको हम कहते हैं यांत्रिक दृष्टिकोण, है ना। इसमें जो है व्यक्ति को व्यक्ति नहीं माना गया है। संगठन है, संगठन एक मशीन की तरह है और व्यक्ति जो है उस मशीन का एक पुर्जा है। उसको आप जो है पैसे देते जाओ, काम करता जाएगा, है ना। मतलब उसकी कोई भावनाएं नहीं है, ऐसा है इसका मतलब। इसमें व्यक्तिक जो भावनाएं हैं उनकी उपेक्षा की गई है। पर इसी का आगे खंडन किया गया, इसी बात का एल्टन मेयो ने हॉथन प्रयोग किए शिकागो में, यूएसए के शिकागो शहर में। तो उसके जरिए जो है इस बात का खंडन किया गया। उसी के तहत जो है मानव संबंधवाद आया, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। मानव संबंधवाद भी आपके सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। तो लोक प्रशासन के अध्ययन के क्षेत्र में यांत्रिक दृष्टिकोण को इसमें अपनाया गया। यांत्रिक दृष्टिकोण ऐसे लिखना है, दृष्टिकोण को अपनाया गया, यानी इसमें मशीन जैसा व्यवहार किया गया, ठीक है। व्यक्तियों की जो भावनाएं हैं उनको जो है उपेक्षा की गई। लोक प्रशासन की मूल मुक्त व्याख्या की गई ना। मूल इसको कहते हैं वैल्यू फ्री एक्सप्लेनेशन इसको कहा जाता है। मूल मुक्त व्याख्या। मूल मुक्त व्याख्या मतलब होता है कि व्यक्ति की कोई भावनाएं नहीं, कोई इमोशंस नहीं होती। मैंने अभी बताया, क्योंकि यांत्रिक दृष्टिकोण की हम बात कर रहे हैं तो उसमें वही है कि व्यक्ति में कुछ भावनाएं नहीं है। व्यक्ति को आप अगर पैसे देंगे, उससे काम करने के लिए कहेंगे तो करेगा, कोई इमोशंस नहीं है। तो इसी को कहा जाता है मूल मुक्त व्याख्या, है ना। संगठन के औपचारिक पक्षों पर बल दिया गया है, अनौपचारिक पक्षों की उपेक्षा की गई है ना। औपचारिक पक्ष मतलब रूल्स रेगुलेशन से काम करना, है ना। औपचारिक पक्ष, अनौपचारिक पक्ष, दो पक्ष होते हैं संगठन के। औपचारिक पक्ष का मतलब होता है कि नियमबद्ध तरीके से काम करना, सिस्टमेटिक तरीके से काम करना। और अनौपचारिक पक्ष मतलब घरेलू बातें हैं ना, घर जैसी बातें हम करने लग जाते हैं तो अनौपचारिक बातचीत होगी, अनौपचारिक पक्ष हो गया, है ना। संगठन के लेवल पर हम बात करते हैं, केवल संगठन की बात करते हैं तो औपचारिक हो गया, है ना। संगठन में जो काम है उसी के संबंध में अगर हम बात करें, हमारे उस लेवल के संबंध हो तो उसको हम औपचारिक संबंध या औपचारिक बातचीत बोलते हैं। अगर हम संगठन में हैं और अपने घर की बात करने लगे, आपस में घरेलू बातें होने लगी, तो वो जो है बातचीत जो होती है वो अनौपचारिक बातचीत होती है, इनफॉर्मल रिलेशन हो जाते हैं, इनफॉर्मल जो है डिस्कशन हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो है औपचारिक पक्षों की बात की जाती, अनौपचारिक पक्ष की बात नहीं की जाती, क्योंकि ये मान लिया कि भाई व्यक्ति की कोई इमोशंस नहीं है ना। अब ये बातचीत कहां पर आएगी? ये बातचीत आएगी मानव संबंध विचारधारा में, हम तीसरा चरण पढ़ेंगे, वहां पर ये बात आएगी। लोक प्रशासन के लोक पहलू का पूर्ण हास हो गया। लोक अभी मैंने बताया था सरकार है, वैसे यहां पर लोक का मतलब सार्वजनिक यानी जनता। जनता के हित से जो है ज्यादा लेन देन नहीं, संगठन के हित की बात यहां पर कही गई। संगठन का हित है होना, संगठन का हित होना चाहिए, जनता का हित हो या ना हो। तो इसलिए लोक पहलू जो है यानी सार्वजनिक हित का पहलू यहाँ पर पूरी तरीके से उसको अलग कर दिया गया, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। लोक प्रशासन का अपनी प्रतिष्ठा के शीर्ष पर पहुंचना। लोक प्रशासन जो है इस चरण में अपनी प्रतिष्ठा के शीर्ष पर पहुंच गया। हालांकि कुछ आलोचनाएं हुई, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि सिद्धांतों का विकास हुआ और बहुत सारे सिद्धांत लोगों ने प्रतिपादित किए, विचारकों ने, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि प्रतिष्ठा बढ़ी लोक प्रशासन। मितव्ययता तथा कार्यकुशलता पर इसमें बल दिया गया। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन दोनों को एक इसमें माना गया। क्योंकि क्योंकि लोक प्रशासन को एक विज्ञान मान लिया गया
और विज्ञान सिद्धांत है, इसलिए जो है दोनों में दोनों को जो है एक मान लिया गया। लोक प्रशासन, निजी प्रशासन दोनों जो है, दोनों के मध्य संबंध जो है ये आपके सिलेबस में नेट सेट के दिया हुआ है, वहां पर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एपी के सिलेबस में ये टॉपिक नहीं दिया गया है, तो हम इसको बाद में पढ़ेंगे डिटेल। कौन विचारक दोनों को एक मानता है, कौन दोनों को अलग अलग मानता है, क्यों एक माना गया, क्यों अलग अलग माना गया, ये सारी चीजें जो है इसमें आपको पढ़ना है। जितने भी इस चरण के विचारक हैं वो कहते हैं कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन समान है, क्योंकि उसमें कुछ बातें कॉमन है, ठीक है। और बाद के जो विचारक कहते हैं दोनों अलग अलग है ना, तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। इस चरण को क्या कहा जाता है, इसको सिद्धांतों का स्वर्ण युग बोला गया है। यांत्रिकता का युग, क्योंकि यांत्रिक पहलुओं पर बल दिया गया, यांत्रिक दृष्टिकोण को इसमें अपनाया गया है अध्ययन के लिए। मूल शून्य युग, क्योंकि मूल्यों पर इसमें कोई बल नहीं दिया गया, व्यक्ति की भावनाओं पर कोई बल नहीं दिया गया, इसलिए जो इसको मूल शून्य युग कहा गया। रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्सी, रूढ़वादी को ऑर्थोडॉक्सी इंग्लिश में कहा जाता है, तो रूढ़वादी युग या पुरातन युग भी इसको कहा जाता है, पुरानी बातें इसमें कही गई है ना। तो इस तरीके से ये पूरा हो जाता है। और आगे हम जो है कल इसमें तीसरे चरण की बात करेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां जो आगे चरण है वो कल कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से आप जुड़े रहें, आपको मैं इंपॉर्टेंट जानकारी देता रहूंगा। आपका दिन शुभ हो। गुड लक, जय हिंद।